छर्रे 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। संसद के पास नया जंतर मंतर शुरू हो गया। इस बार धरने पर राहुल गांधी खुद बैठे। संसद मार्ग थाने से संसद भवन की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है। जंतर मंतर से संसद मार्ग थाने की दूरी महज 700 मीटर है। हो गया मोबाइल, आपका वीडियो बहुत देर से हो गया। किसी को पता नहीं था, किसी को एहसास नहीं था राहुल गांधी अचानक आएंगे और नया धरना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक मांग है हमारी, FIR, DDR और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। राहुल गांधी पहले कनॉट प्लेस थाने गए थे, वहां से उन्हें संसद मार्ग थाने जाने को कह दिया गया, जिस पर राहुल गांधी बिफर पड़े। करिए, जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए उन्होंने। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाइए सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने। चलो वहाँ चलते हैं। नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा आइए, डीसीपी ऑफिस भेजा। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाइए। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर और उससे लगे हुए संसद मार्ग थाने गए। यहीं डीसीपी का ऑफिस भी है। राहुल गांधी 11:55 पर संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लोचो और उसकी मां ज्योति, पिता दीपक और वकील भी मौजूद थे। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना भाई बैठूंगा। राहुल गांधी सीधे संसद मार्ग थाने के अंदर गए और 12:15 से 12:30 तक दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी नुपुर प्रसाद से मिलने डीसीपी ऑफिस पहुंचे। जब तक होगा मैं नहीं जा रहा। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए उन्होंने। राहुल अपने साथ कई शिकायतें लेकर अंदर गए थे और इन पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम FIR मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। जिसके बाद राहुल बाहर निकले और 12:30 बजे धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद राहुल गांधी साहिल लोचो को लेकर थाने पहुंचे और कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती तब तक वो वहां पर धरना देंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, FIR नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक FIR नहीं होगा
तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। राहुल के साथ धरने में पहले कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत मौजूद थे। इसके बाद धीरे धीरे कांग्रेसी नेताओं का काफिला पहुंचने लगा। प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, अधीर रंजन, रणदीप सुरजेवाला सभी राहुल के धरने में शामिल हो गए। शुरुआत में राहुल के साथ 4 कुर्सियां साहिल, उसकी मां और साहिल के वकील की कुर्सी थी। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद 5वीं कुर्सी लग गई। साहिल के बगल में राहुल थे, मां के बगल में प्रियंका थी। राहुल गांधी के धरने में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ता चरखा चलाते हुए दिखे तो कुछ ने रघुपति राघव और राजा राम का पाठ शुरू कर दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ते ही संसद मार्ग थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रैपिड एक्शन फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है बुलाया गया है और एक टुकड़ी जो है फिलहाल यहां पर पहुंची है। आपको तस्वीरें में दिखाऊं, दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या बेहद ज्यादा है। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी जो हैं अब डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। दरअसल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है वो पुलिस की तरफ से लिया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को अब डिप्लॉय कर दिया गया है। राहुल गांधी जो हैं, आपको दिखाऊं, तमाम जो बाकी कांग्रेसी नेता हैं उनके साथ इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर और उनके साथ जो है लगातार धरने पर बैठे हैं। तकरीबन 35 मिनट तक जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई एफआईआर दर्ज करने को लेकर, लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उसके बाद जो है राहुल गांधी यहीं पे डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे राहुल गांधी लगातार फोन पर किसी को मैसेज करते दिखे। फिर प्रियंका गांधी उनके पास पहुंची, जिसके बाद राहुल गांधी किसी के साथ फोन पर बात करने लगे। राहुल की बात खत्म हुई तो प्रियंका गांधी फोन पर बात करने लगी। राहुल गांधी एक बार फिर धरने पर बैठे। आज उन्होंने जगह संसद भवन के पास संसद मार्ग थाने को चुना। ठीक 1 महीने पहले भी राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, तब उन्होंने पीएम आवास के बाहर धरना दिया था। ये सुरक्षा के लिहाज से काफी सेंसिटिव इलाका है। इसके बावजूद 1 महीने में दूसरी बार राहुल गांधी इस इलाके में धरने पर बैठ गए। 1 महीने में राहुल गांधी के अचानक धरना प्रदर्शन और मार्च की ये तीसरी तस्वीर है। राहुल 21 जुलाई को अचानक पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। 23 जुलाई को इंडी गठबंधन के सांसदों के साथ गांधी स्मृति तक मार्च निकाल दिया और अब संसद मार्ग थाने के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। राहुल गांधी ने साहिल को लगे पैलेट गन के छर्रे दिखाए और कहा कि पैलेट गन चलने के सबूत हैं। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई है? राहुल गांधी ने दावा किया कि पुलिस कह रही है कि उन्हें एफआईआर नहीं करने के ऊपर से निर्देश हैं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है,
उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। राहुल ने जिस छात्र की चोट दिखाई उसका नाम साहिल लोचब है। वो दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन से लोचाब घायल हो गया था। एम्स के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में इसकी सर्जरी हुई। परिवार के मुताबिक लोचाब के आंख की रोशनी लौटने की सिर्फ 1% संभावना है, क्योंकि आंख की पुतली को गंभीर नुकसान पहुंचा है। मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी आर्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद फिर वो एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन वो 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के। अखिलेश यादव की पीडीए का पी आखिर है क्या? यूपी चुनाव का ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। पी पहले पिछड़ा था, फिर पी से पंडित हो गया। क्या पी आगे जाकर पाकिस्तान बन जाएगा? ये योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं। यूपी में अखिलेश पीडीए लेकर चले थे, लेकिन बाराबंकी आते आते उनके पीडीए का पी एकदम साइलेंट हो चला है। बाराबंकी में गोली चली, मर्डर हुआ, लेकिन गोली चलाने वाले की जाति देखने के बाद जो समाजवादी पार्टी में सन्नाटा छाया, उसने पीडीए के समीकरण को बदलने लगे हैं। मनोज हाथ निकाले मेरे पापा है, उनका गोली मारी उनकी बात नहीं है, जो मारुति के नहीं आगे हुआ था उनका मार के नहीं, बस इनका इधर गिरे तो हम इनका देखें ना, मनोज देखें शकल में कि वो रोड पे खड़े हुए आकर टक्कर मारे, गोली भी मार दी और बहुत मनोज यादव। यूपी के बाराबंकी में मनोज यादव ने हंसराज वर्मा की हत्या कर दी। मनोज ने हंसराज को गोलियों से भून दिया। 4 दिन से बाराबंकी गुस्से में धधक रहा है। 96 घंटे से बाराबंकी में इंसाफ की आवाज गूंज रही है। उसने मनोज हटा दिया, उसको गिरा दिया उन्होंने, और चरपैया चढ़ा दी, पैर पर चरपैया चढ़ा दी। 18 अगस्त की रात में हंसराज की हत्या हुई। 19 अगस्त से ही बाराबंकी में हंसराज के परिवार वालों ने हल्ला बोल दिया। इंसाफ और मनोज यादव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार वाले सड़क पर बैठ गए। बाराबंकी में गांव वालों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। हम जाने नहीं पाए, हम तो घर मार नहीं है, बाहर कहाँ हैं तो देखें। कौन मारा है? अरे मनोज ने मारे, हम नहीं रहने। सुबह शाम दिन रात बाराबंकी में बवाल चल रहा था, लेकिन इस भीड़ में वो एक चेहरा कहीं नजर नहीं आया जिस चेहरे को बाराबंकी में सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। सपा विधायक गौरव रावत पीड़ित परिवार की अंत्येष्टि में पहुंचे, लेकिन पीड़ित परिवार ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कुर्मी समाज और हंसराज के परिवार के लिए अखिलेश यादव का ना तो ट्वीट आया और ना ही कोई बयान जारी किया गया। अखिलेश की पार्टी डेली यूपी का बुलेटिन दिखाती है, लेकिन इस बुलेटिन में बाराबंकी का जिक्र कहीं नहीं आया। अब तक समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने हंसराज वर्मा के परिवार से मुलाकात नहीं की है। 27 में अखिलेश को आस यूपी के पीडीए से है। अखिलेश पीडीए से हैं। पीडीए में पी की सबसे ज्यादा भागीदारी है। अखिलेश पी फॉर पंडित करके इस भागीदारी को और बढ़ा रहे थे, लेकिन योगी ने अखिलेश के पी वाली पॉलिटिक्स की नई डिक्शनरी यूपी को बता दी। पी से आगे क्या होगा वो भी समझा दिया है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।
अब अखिलेश यादव की ये चुप्पी सिर्फ जैदपुर ही नहीं बल्कि पूरे बाराबंकी जिले में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। कुर्मी समाज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज बताया जा रहा है। बाराबंकी को लेकर अब यूपी में पी की लड़ाई शुरू हो गई है। पी वाली पॉलिटिक्स में बीजेपी फ्रंट पर और अखिलेश बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बाराबंकी के पीड़ित परिवार से बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के नेता भी मिले और हैदरगढ़ के बीजेपी विधायक ने भी मुलाकात की। पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा और आर्थिक मदद भी की। बाराबंकी के बवाल की गूंज अब पूरे यूपी में सुनाई दे रही है। ओपी राजभर ने सीधे सीधे पी को लेकर अखिलेश की पीडीए वाली पॉलिटिक्स को टारगेट पर ले लिया है। राजभर ने बाराबंकी से बांदा तक अखिलेश एंड कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया है। राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश का पीडीए हवा हवाई है, सगा तो बस MY है। बाराबंकी में जिस बेरहमी से हंसराज की हत्या हुई, जिस तरीके से हंसराज वर्मा से पहले मारपीट और फिर गोली मारी, उसको लेकर बीजेपी जबरदस्त अटैक कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश से सीधे सवाल पूछ लिया है कि क्या अखिलेश के पीडीए में वो कुर्मी समाज को उसका हिस्सा मानते हैं या नहीं। 27 का चुनाव योगी और अखिलेश के बीच का चुनाव है। यूपी को योगी और अखिलेश में से किसी एक को चुनना है। अखिलेश इसके लिए हिंदुओं को यूपी में जाति में तोड़ रहे हैं, लेकिन योगी बार बार अखिलेश के इस जाति वाले जोड़ का सच यूपी को बता रहे हैं। हमारे लिए कष्टकारी ये था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये। बिहार में 2 दिन पहले बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया। बी फार्मा में कुल 5,749 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, लेकिन इसमें से करीब 90% यानी 4,798 स्टूडेंट फेल हो गए। इन छात्रों को एडमिशन के समय नकल कराने का वादा किया गया था। एग्जाम सेंटर में सिटिंग की बात कहकर एक छात्र से हजारों रुपए वसूले गए थे, लेकिन आखिरी वक्त पर नकल नहीं हुई और ये बच्चे फेल हो गए। और अब छात्र पटना से लेकर सासाराम तक हंगामा कर रहे हैं। हम लोग बी फार्मा के स्टूडेंट हैं। हम लोग से बोला गया था कि 12,000 रुपया हम लोग से लिया गया था और बोला गया था कि पूरा मैनेज है और हम आप लोग को पास करा देंगे। ठीक है, अभी 2 दिन पहले हम लोग का रिजल्ट आया है और 17% मात्र लड़का पास है, बाकी सब फेल है। हम लोग लिख कर आए थे 40 पेज 45 पेज, हम लोग को नंबर मिला है 0। पैसा लिया गया, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, जिसके कारण लोग यहाँ पर मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कॉलेज वाला जिम्मा लेता है कि सर कि ये क्या बोलते हैं कि हम पास करवाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग फेल हो गए। हर एक सब्जेक्ट में सब कोई बच्चा सब फेल हो रहा है।
बिहार के शहर शहर नया बवाल शुरू हो गया है। सड़कों पर फिर से छात्र उतर गए हैं। पटना से लेकर समस्तीपुर तक और रोहतास में प्रदर्शन हो रहा है। छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, जमकर हंगामा मचा रहे हैं। बिहार में बी फार्मा और नर्सिंग के छात्रों से वादा किया गया नकल कराने का। पैसे लिए गए नकल कराने के लिए, फिर नकल नहीं कराई गई और नतीजा क्या हुआ? कई कॉलेजों में 80 से 90% छात्र फेल हो गए। में बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एफिलिएटेड कॉलेजों में पैरामेडिकल नर्सिंग की पढ़ाई जहां होती है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। रिजल्ट ऐसा आया है कि हर कोई उसे देखकर चौंक गया। 80% छात्र फेल हो गए हैं। जिन संस्थानों में ये पढ़ाई होती है उनमें से ही एक संस्थान है पटना में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ के करीब 80% बच्चे फेल हो गए। छात्र इस बात को लेकर नाराज हैं कि जब उन्होंने एडमिशन लिया था तब उनको ये कहा गया था कि आप अतिरिक्त पैसे दें तो सेंटर मैनेज हो जाएगा और परीक्षा केंद्र पर भी आपको नकल करने की छूट रहेगी, यानी पास होने की पूरी गारंटी होगी। लेकिन प्रावधान बदल दिए गए। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी से संबद्धता जिन कॉलेजों की रहती थी उसको बदलकर अब बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत इन कॉलेजों को एफिलिएटेड कर दिया गया और इसकी वजह से परीक्षा का पैटर्न बदल गया। परीक्षा में जो चूक होती थी वो दूर कर ली गई, यानी नकल जब नहीं हो सकी, सेंटर मैनेज नहीं हो सका, तो नतीजा ये हुआ कि 80% छात्र फेल कर गए। अब छात्रों को इसी बात की नाराज़गी है कि आखिर जब एडमिशन के समय उनसे ये कहा गया था कि यदि आप पैसे देंगे तो फिर आपके रिज़ल्ट की गारंटी होगी, तो ऐसे में अब उनका रिज़ल्ट ख़राब क्यों हुआ है। और इसी बात को लेकर छात्रों ने इसी संस्थान के गोला रोड दफ्तर में हंगामा किया, प्रदर्शन किया। अब ये जानकारी जब सामने आई है तो फिर संस्थान में ताले लग गए हैं। अब यहाँ जहाँ पढ़ाई होती है यहाँ बंद कर दिया गया है इसे। कोई छात्र नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं और कोई इस संबंध में जानकारी देने को तैयार नहीं। बिहार में बी फार्मा और नर्सिंग के जितने भी कॉलेज हैं सब बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी यानी BUHS से एफिलिएटेड हैं। BUHS ने 19 अगस्त को 2024 सेशन के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया। बिहार में बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में कुल 5,749 स्टूडेंट शामिल हुए, लेकिन इनमें से करीब 90% यानी 4,798 स्टूडेंट फेल हो गए और सिर्फ 951 स्टूडेंट ही पास हुए। जबकि नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में कुल 8,880 स्टूडेंट शामिल हुए थे, लेकिन इसमें से 4,190 स्टूडेंट फेल हो गए और सिर्फ 4,690 पास हुए। इसके विरोध में पटना, समस्तीपुर, रोहतास और जहानाबाद सहित कई जिलों में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर भारी हंगामा और प्रदर्शन किया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने एडमिशन के समय ये कहकर एडमिशन लिया था कि एग्जाम और सेंटर सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में सख्ती होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र फेल हो गए। कॉलेज से यही बात बोला गया है कि मतलब पैसे दो, 7 लाख 8 लाख रुपए हर कॉलेज से लिया जा रहा है कि हम इसका जिम्मेदारी लेते हैं कि पास कराएंगे। और इसके जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो सब यही सब बोल के बच्चे सब का एडमिशन ले रहे हैं। गारंटी कैसे मिलती है? गारंटी बोला जाता है कि हम पास करवा देंगे, मतलब सेंटर मैनेज होगा, नकल की छूट होगी। हाँ, उसी के मैनेज का बात होता था। पहले सेंटर मैनेज का बात होता था और प्रैक्टिकल के नाम पे पैसा लिया गया। प्रैक्टिकल के नाम पे भी पैसा लिया जाता है। हर कॉलेज प्रैक्टिकल के मतलब 8,000 रुपये लिया जाता है। जो प्रैक्टिकल में अभी सर हम लोग का 14, किसी का 16 इतना ही नंबर आ रहा है। 8,000 प्रैक्टिकल के लिए और 7 लाख लिया जा रहा है बस ये सब के लिए। ये कॉलेज 7 लाख? यस सर। 8 लाख सर, 7 लाख किसी से 7, किसी से है। मतलब कॉलेज नॉर्मली जो जैसा स्टूडेंट मिल रहा है उस हिसाब से कॉलेज डिमांड कर रहा है पैसे के लिए। जहाँ पे परीक्षा होती है वो उनकी तरफ से मैनेज किया है। जैसे कि मतलब कि सारे बच्चे से पैसे लिया जाता है और जिस कॉलेज में सेंटर जाता है उस कॉलेज सेंटर वाला का जो मैनेजमेंट होता है उनको पैसे दिया जाता है कि कॉलेज मेरा मैनेज करेगा, यहाँ पे मेरा बच्चा आएगा, यहाँ पे मेरा मैनेज होना चाहिए। तो वहाँ पे मैनेज होता है, वहाँ पे चोरी होता है, मोबाइल वगैरह सब लिए जाकर चोरी किया जाता है।
इसीलिए हम लोग से 8-8 हज़ार रुपया पर सेमेस्टर पैसा लिया जाता है। तो इसी की वजह से मतलब तैयारी नहीं कर पाए वैसा। बच्चा जब कॉलेज में कैसे फिर भी अपने तरफ से मतलब पूरा किए हैं, बट ये यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो गया, मतलब रिजल्ट आ गया तो गंदा हो गया। कॉलेज ने कैसे भरोसा दिया, पैसे क्यों मांगे? यदि सेंटर मैनेज नहीं था तो फिर उन्होंने पैसे किस बात को कह के लिया? फिर प्रैक्टिकल के नाम पे लिया गया कि प्रैक्टिकल देंगे, प्रैक्टिकल में नंबर देंगे, उसके हिसाब से पैसा लिया गया। अब प्रैक्टिकल में भी नंबर नहीं मिला, 18 नंबर मिला 25 में। छात्रों का आरोप है कि कॉलेजों द्वारा परीक्षा पास कराने के नाम पर 8,000 रुपए पहले ही पैसे ले लिए गए थे। पास होने की गारंटी दी गई थी, लेकिन परीक्षा केंद्र पर काफी सख्ती थी। अब छात्रों का कहना है कि अगर सख्ती करनी थी तो पहले बता देते, हम अच्छे से तैयारी करके आते। अगर ऐसा ही चलना रहता, हमको हमारे एमडी साहब सर बोल देते कि भाई तुम पढ़ के पास करो, हम लोग पढ़ के पास कर लेते। पहले हमसे पैसा ले लेते मैनेज का कि हम सब मैनेज करा देंगे, और इस टाइम मैनेज नहीं हुआ और हम लोग यहाँ पे आए हैं और इस टाइम बोल रहे हैं कि तुम सब आतंकवादी हो, तुम सब यहाँ पे नेता बनने आ रहे हो। एक बच्चा से 13-13 हज़ार रुपये लिए हैं, बताइए कहाँ से अच्छा है? अब ये बताइए, बिहार में सेशन लेट चल रहा है, 24-28 का सेशन है। अभी तक 5वां सेमेस्टर का एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन अभी सिर्फ पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आया। पहला सेमेस्टर का रिजल्ट में ही तकरीबन 90% बच्चे फेल हुए हैं। 2020 में बिहार में शहर शहर नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी का कोर्स कराने वाले कॉलेज खुले। 2020 से 22 तक के 3 बैच AKU पटना, बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। आरोप है कि यहां पर नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी कॉलेज का प्रबंधन पैसा देकर अपने मन मुताबिक सेंटर लेता था और बच्चों से सेंटर मैनेज करने के नाम पर 7 से 8 हज़ार वसूला जाता था और बिना कॉलेज गए नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी की डिग्री मिल जाती थी। छात्र नकल के सहारे बिना पढ़े ही पास हो जाते थे। 24 से 2028 सेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट काफ़ी ख़राब हुआ है। कहीं 50% तो कहीं 80% तक जो छात्र हैं वो फेल हो गए हैं। इसके साथ ही साथ अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह के संस्थान कैसे चल रहे थे, वहाँ डिग्रियाँ किस तरह से एक तरह से बेची जा रही थी, क्योंकि जो सेंटर होता था इनके एग्ज़ाम का वो मैनेज होता था, वहाँ परीक्षाएं मैनेज होती थी।